अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो लास्ट टाइम हमने जो है एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला को बहुत डिटेल में देख लिया था, ठीक है। और अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना परसेंट ऑफ एलिमेंट को भी हमने डिटेल में देख लिया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने ये कहा था कि परसेंट ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ़ ग्राम बताता है। किसी भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ़ ग्राम बताता है इन 100 ग्राम कंपाउंड में, मतलब कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि ये C6H12O6 है। अब इसमें जो है ये जो एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसमें परसेंट अगर आप निकालेंगे कार्बन का, तो वो आप परसेंट ऑफ एलिमेंट कहेंगे कि भाई कार्बन का 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, मतलब अगर ये C6H12O6 इसका हम 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड अगर उसमें से अगर हम सिर्फ कार्बन का निकालें, ठीक है, कार्बन का ग्राम ऑफ एलिमेंट निकालें इस 100 ग्राम में से, तो वो हमारा किसकी परसेंटेज आएगी, कार्बन की। जैसे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने निकाली। अब हमें पता है कि अब इससे पहले मैंने उस पहले वाली वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो है मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास जो है वो किस तरह से हमने निकाला था, ठीक है। और उसका हमारे पास आया 180, ठीक है। मतलब हमें पता चल गया कि जो मॉलिक्यूलर मास है और जो फार्मूला मास है ग्लूकोज का वो कितना है, 180। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। और मैंने बताया था कि परसेंटेज आप निकालते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स जो आपके होते हैं उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से परसेंटेज निकल जाती है, ठीक है। तो अब हमने यही करना है, हमने देखना है जिस तरह से मार्क्स वाला आप जहन में लाए, इसी तरह से आप इसको देखें कि भाई मॉलिक्यूलर मास जो है ना ग्लूकोज का वो कितना है, 180 है, ठीक है, 180 है। अब अगर आपने सिर्फ कार्बन का निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, कार्बन का अब आपने देखा कि जो 180 में अगर हम देखेंगे कार्बन के कितने ग्राम है, तो 72। किस तरह से, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। जब आपने और 6 है एटम, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 6 72 आया। तो इसका मतलब 180 में 72 ग्राम किसके हैं, कार्बन के हैं। ये तो आपको पता चल गया ना। तो आपने क्या किया, 72 डिवाइड बाय 180, ये आपने कर लिया। उसके बाद इसको जब आप डिवाइड करके जो आंसर आएगा ना उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इस तरह से कार्बन की क्या आ जाएगी, परसेंटेज आपके पास आएगी, जो कि कितनी परसेंट है, 40% है, ठीक है। इसी तरह से आपने किसके लिए करना है, हाइड्रोजन के लिए करना है। हाइड्रोजन के लिए कैसे करेंगे आप, जब हाइड्रोजन के लिए आप परसेंटेज मालूम करेंगे, हाइड्रोजन की परसेंट, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के कितने ग्राम है 180 में, 12 ग्राम है ना। तो आपने 12 डिवाइड बाय 180 किया, जब आंसर आए तो 100 से मल्टीप्लाई किया, और कितने कितने परसेंट आएगा हाइड्रोजन का, 6.6%, ठीक है। डिवाइड करना तो आपको आता होगा ना, ठीक है। उसके बाद इस तरह से अगर मैं आपको ऑक्सीजन का बताऊं, ठीक है, ऑक्सीजन का इसमें देखिए 180 ग्राम में कितने ग्राम है, 96 ग्राम, ठीक है। तो 96 ग्राम है 180 में। तो अब हमें देखना है कि यार 100 ग्राम कंपाउंड में कितना है। जिस तरह से हमने 72 का देखा कि 40% है, और 12 का देखा कि 6.6, इस तरह से हमने ऑक्सीजन का देखना है। तो हमने क्या करना है, अगर हमने परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की, तो हम पहले देखेंगे कि जो कंपाउंड है 180 ग्राम जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है या फार्मूला मास जो आ रहा है ग्लूकोज का, उसमें कितनी ग्राम ऑक्सीजन है। तो हमने देखा कि 96 है, तो हम 96 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 180 करेंगे। 96 डिवाइड बाय 180 किया हमने, ठीक है। फिर जो इसका आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास परसेंटेज कितनी आई, 54.4%। तो इस तरह से हमने कार्बन की निकाल ली, हाइड्रोजन की निकाल ली, ऑक्सीजन की निकाल ली। तो ये परसेंटेज का तरीका होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको फार्मूला बताऊँ परसेंट ऑफ एलिमेंट निकालने का, आपने क्या करना है, मास ऑफ एलिमेंट रखना है डिवाइड बाय फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। मतलब जो फार्मूला मास है ना कंपाउंड का, उससे आपने डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया। अभी हमने यही किया था ना, इसी तरह से निकाला। तो फार्मूला अब आपको याद हो गया। अगर मैं पहले ही आपको ये फार्मूला बता देती हूँ, आपको बोलती कि रट ले, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चे ये मास ऑफ एलिमेंट की जगह मास ऑफ कंपाउंड लिख देते हैं और उस तरह से सॉल्व करते हैं, और फिर उनका आंसर गलत हो जाता है। तो पहले मैंने आपको क्या किया, पहले मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाई। तो अब आपको ये फार्मूला याद हो गया। किसी भी एलिमेंट का अगर आपने निकालना है, चाहे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, आपने क्या करना है, मास ऑफ एलिमेंट देखना है कि अब पहले आपने देखेंगे कंपाउंड दिया था ग्लूकोज, पहले आपने इस सब का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, फार्मूला मास निकाल लिया। उसको आपने क्या कर दिया, उसको आपने जो है फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड 180 मेंशन कर दिया, 100 का 100 जिससे फार्मूले में था, ठीक है। अब आपने देखा है कि यार उस फार्मूला मास या वो मॉलिक्यूलर मास जो कंपाउंड का निकला है 180, उसमें हमने देखना है, अगर हम कार्बन का निकाल रहे तो हमने कार्बन का देखना है कि कार्बन कितने ग्राम है। तो हमने देखा कि यार वो 72 है, तो हमने 72 लिख दिया,
ठीक है। इसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन का करेंगे तो 12 लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन का करेंगे तो 96/180 लिखेंगे। तो इस तरह से जो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकलती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट समझ आ गया हो। अच्छा, ये तो मैंने करके दे दिया। इसी तरह से आपने जो है ना, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क में आपने क्या करना है, आपने बेंजीन का निकालना है C6H6, ठीक है। ये मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है। अब इस कंपाउंड में आपने क्या करना है, कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है। जिस तरह से ये कंपाउंड मैंने दिया था एग्जाम्पल के तौर पर, आपने कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली इस तरह से, जिस तरह से हमने अभी निकाली। तो ये आपका होमवर्क है कि आपने बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। और इस कमेंट में जब आपका आंसर आ जाए तो इस वीडियो के, इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आपने आंसर डालना है कि यार कार्बन की इतनी परसेंटेज आई बेंजीन में, कार्बन एलिमेंट की, और हाइड्रोजन की इतनी आई, ठीक है। इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। तो अब आप मुझे बताएं, क्लियर हो गया आपका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट? इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया कि अब आप ये डेफिनेशन देखिए, अब आपको समझ आ रही कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एन एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से ये परसेंटेज निकल जाती है कि 100 ग्राम कंपाउंड में वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो कितने नंबर ऑफ ग्राम था। तो वो बेसिकली हमारे पास 40 आ गया कार्बन, और हाइड्रोजन 6.6 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये परसेंटेज आ गई। ये डेफिनेशन करके भी आपसे पूछ सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, MCQ में यूज़ होगा आगे जाके। और ये मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास तो निकालना आता है ना, पीछे फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझाया, और उसमें होमवर्क भी मैंने दिया था, ठीक है। सो अब ना आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखें, इट्स मीन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन 40 ग्राम ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या है जो आपने परसेंटेज निकाली? अभी मैंने बताया कि इसका मतलब ये कि यार 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे तो 180 था ना, अब इसको जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये कि यार 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ना, ग्लूकोज का किया था ना, तो 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में 40 ग्राम क्या है, कार्बन है, और 6.6 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, और 5.4 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। क्योंकि 180 में तो हमने यही देखा था ना कि 72 क्या है, कार्बन है, और जब हमने 100 ग्राम में देखा तो हमने देखा कि 40 ग्राम है उसमें, ठीक है। जाहिर सी बात है, कम हो गया तो कम आएगा ना, इसमें 72 था तो इसमें 40 आ गया। इस तरह से हाइड्रोजन उसमें कितने, 12 ग्राम है, यहाँ पे कितना है, 6.6, यहाँ पे 6.6 है। वहाँ पे देखें ऑक्सीजन 9.6 था 180 में, और यहाँ पे देखें 100 ग्राम में कितना हुआ, 54.5, तो कम हो गया ना। अगर हम वहाँ पे 180 के बारे में, 180 के लिहाज से बात की जाती है, यहाँ पे 100 ग्राम ग्लूकोज के अकॉर्डिंग बात की जाएगी, ठीक है। सो ये सारा आपका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हो गया। अब हम बेसिकली देखते हैं कि वो स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको ये ग्लूकोज दिया जाए, मैं बार बार ग्लूकोज की बात इस वजह से कर रही हूँ कि बहुत कॉमन है, हर एक को पता होता है। ये ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12 से। अगर आपको ये दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालो, तो आप किस तरह से निकालेंगे? पहली वाली वीडियो भी मैंने थोड़ा इंट्रो दिया था, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टेप बाकायदा बताने वाली हूँ कि वो कौन से स्टेप है। ये आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, अब वो कह रहे हैं कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला आप निकालें, ठीक है। वो बाकायदा मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए आपको बताया था पहले वाली वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाकायदा बता रही हूँ कि कौन से स्टेप फॉलो करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और वो फर्स्ट ईयर लेवल पे देखें, अगर फर्स्ट ईयर वाला बच्चा इसको देख रहा है तो उसके लिए भी है, डिकेट वाले के लिए भी है, लेकिन बस इसमें ट्रिक्स आ जाएंगी, ठीक है, थोड़ी सी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से स्टेप्स होते हैं, तो देखें, सबसे पहले डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। अभी आपने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना तो देख ली थी ना, तो सबसे पहले तो यही इसका काम है कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपने सबसे पहले जो कंपाउंड है, जैसे मैंने ग्लूकोज मेंशन किया था, तो आपने उसमें जो एलिमेंट है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये था ना ग्लूकोज का फार्मूला। आपने इन कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज निकाल ली थी ना, अभी ऊपर ही निकाली है, तो बस ये काम तो हमने कर लिया, ये काम तो हमारा हो गया। सबसे पहले आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए परसेंटेज निकालनी है कंपाउंड की, वो हमने कर लिया है। सेकंड देखें, सेकंड डिटरमाइन द ग्राम एटम्स कह लें या मोल्स कह लें, मतलब अब जो परसेंटेज निकली है ना हर एलिमेंट की, उसी का आपने क्या निकालने, मोल्स निकालने, ये ग्राम एटम कह लें। अब वो मोल्स किस तरह से निकलेंगे, जिस तरह से मैंने आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का ये फॉर्मूला बताया था कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का इस तरह से निकलेगा। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपको ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहे हैं, तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस कंपाउंड में हर एलिमेंट के आपने परसेंटेज निकाल ली, ये निकाल ली, परसेंटेज आ गई। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है कि आप इन परसेंटेज का आपने क्या करना है,
मोल्स निकालने, हाँ जैसे कार्बन के मोल्स निकालने, सेकंड स्टेप आपका ये है। तो अब उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ। उसके लिए फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स का मोल्स को आप ग्राम एटम भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो निकालने का तरीका है, मोल मतलब परसेंटेज निकालने के बाद आप परसेंटेज से किस तरह से मोल निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, जो भी परसेंट मास ऑफ एलिमेंट है उसको लिखना है और उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो भी परसेंट ऑफ मास ऑफ एलिमेंट है उसको आपने किससे, एटॉमिक, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, और परसेंट मास ऑफ एलिमेंट। अच्छा, तो जैसे हमने ग्लूकोज का ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। सबसे पहले आपने परसेंटेज निकालनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राम एटम निकालना है, मीन मोल्स निकालने हैं। मोल्स का फार्मूला आप परसेंटेज निकालने के बाद आपने उसी एलिमेंट के मोल्स निकालने। अब मोल्स का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया कि परसेंट मास ऑफ एलिमेंट, मतलब जो आपका एलिमेंट का जो परसेंटेज निकली होगी ना, उसके एटॉमिक मास से आपने उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। फिर जब मोल्स आ जाएंगे ना, फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, क्या उन मोल्स में सबसे जो छोटी छोटी वैल्यू होगी, उस छोटी वैल्यू से तीनों को डिवाइड कर देना है। मतलब जितने आपके एलिमेंट ऑफ मोल्स निकले होंगे सबसे डिवाइड कर देना है। वो जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकलेगी वो खुद से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। लेकिन अगर एम्पिरिकल फार्मूला की जो एटॉमिक रेशियो है अगर वो होल नंबर में होगी तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में होगी तो फिर आपने उसको फ्रैक्शन में करना होगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप है जो कि आपने फॉलो करने हैं। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल शेयर करूँ, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन है, देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज दी हुई है 75% कार्बन, 25% हाइड्रोजन, मतलब पहले से आपको परसेंटेज दी हुई है, मतलब ये वाला काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेप आपका करवा दिया गया। अब आपने सेकंड स्टेप से चलना है। सेकंड स्टेप से आप कैसे चलेंगे कि यार परसेंटेज तो दे दिया, अब हमें मोल निकालना है। अब मैम दीना ने मोल का फॉर्मूला क्या बताया था, ठीक है। तो आपने देखा कि मैम दीना ने मोल का फॉर्मूला बताया था कि जो भी परसेंटेज होगी, जैसे हमारे पास कार्बन की परसेंटेज है, ठीक है, तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो जब हमने इसको किया सॉल्व तो हमारे पास क्या आया, कार्बन का मोल्स कितने आया, 6.25 आया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन के मोल्स निकालूँ तो परसेंटेज 25 है और एटॉमिक मास 1 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का मेरे पास मोल कितने आए, 25, ठीक है। अब मुझे ये देखना है थर्ड स्टेप में हमने बताया था कि जो मोल्स आए होंगे ना, मैम ने कहा था मोल निकालने के बाद आपने देखना है कि उन दोनों मोल में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, तो 25 लीस्ट है या 6.25, 6 पॉइंट है, मतलब 6 कह ले, 6 वाली का छोटी वैल्यू। तो जो छोटी वैल्यू है मैम ने देखना है कि मैम ने बोला था कि मोल्स में देखना है थर्ड स्टेप में कि कौन सी छोटी वैल्यू है, तो लीस्ट वैल्यू तो बस 6 है। अब मैम ने कहा था जो लीस्ट वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब 6.25 एक तो खुद से डिवाइड होगी और एक इससे भी डिवाइड होगी 25 से, तो ये तो कट जाएगी, 1 आ जाएगा, और इससे डिवाइड होके क्या आएगा आपका आंसर। एक तो मुझे समझ नहीं आता, मैं वीडियो ऑफ करके और शुरू हो जाती हूँ, मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है इससे। अच्छा, कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यार जैसे हमने कहा कि मोल्स निकालते हैं 75 डिवाइड बाई 12, और हाइड्रोजन का हमने जिस तरह से परसेंटेज दी है 25 डिवाइड बाई 1, तो ये हमने मोल्स किस तरह से निकालते हैं। अगर हमने कार्बन के मोल्स निकालने तो हमने उसकी परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, इस तरह से हाइड्रोजन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। तो जब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है, ये तो आपको आता होगा ना, 12 1 12 और 12 6 72 समथिंग आएगा, मतलब आपको 6.2 समथिंग आ रहा होगा, मतलब ये आपके मोल्स निकल गए कार्बन के। इस तरह से 25 डिवाइड बाई 1 तो 25 ही आना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मोल्स 25 निकले, कार्बन के 6.2 निकले। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या बताया था कि दोनों में लीस्ट वैल्यू जो होगी उसे डिवाइड कर देना है। दोनों में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 6.2 है, ठीक है। तो 6.2 है तो 6.2 खुद से भी डिवाइड होगा और 25 हाइड्रोजन वाले मोल से भी डिवाइड होगा 6.2, ठीक है। अब इसमें देखें ये तो कट के 1 आ जाएगा, मतलब जो एटॉमिक रेशो है कार्बन की वो 1 आ गई, लेकिन हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशो कितनी आएगी, अब 6 के टेबल में 25 नहीं आता, लेकिन छोटी वैल्यू तो आती होगी ना 25 से, 6 4 जा 24, ठीक है। तो 4 ले ले एज्यूम करेंगे क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास एटॉमिक रेशियो हाइड्रोजन की 4 आ गई और कार्बन की 1 आ गई, ठीक है। ये एटॉमिक रेशियो आपको पता चल गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करवाया, आपने कार्बन हाइड्रोजन लिखा, उसकी परसेंटेज दी कि फिर आपने मोल्स निकाला, थर्ड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप था, फिर ये सेकंड स्टेप आपने किया, आपने मोल्स निकाले, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड स्टेप आपने लीस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिया,
ठीक है। आपने मोल्स किस तरह से निकाले, जो परसेंटेज थी उसको उसके उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, 75 को 12 से डिवाइड किया, अभी मैंने करके दिखाया, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। आप 6 भी लिख सकते हैं, परेशान नहीं हो, एज इट इज वैल्यू नहीं लिखनी, ठीक है। और हाइड्रोजन का 25, अब 6 और 25 में से कौन सा छोटा है, 6 छोटा है, तो जो लीस्ट वैल्यू हमने यही पढ़ा था कि लीस्ट वैल्यू जो है वो दो सबसे डिवाइड कर जाएगी खुद से भी, तो हमने इसको जब डिवाइड किया तो ये 1 आया, मतलब जो है कार्बन की जो एटॉमिक रेशो है वो 1 आ गई, ठीक है। और 6 के टेबल में 25 नहीं आता लेकिन 24 आता है, तो 6 1 6, 6 4 24, ठीक है। तो मतलब इसकी एटॉमिक रेशो हाइड्रोजन की 4 आई और कार्बन की 1 आई, तो हमने लिखा कि यार कार्बन की 1 आई है और हाइड्रोजन की 4 आई है, तो इसका मतलब हम किस तरह से लिख सकते, कार्बन 1 लिखेंगे और हाइड्रोजन 4 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। जहाँ आप इसको जहाँ पे कुछ भी नहीं हो वहाँ पे 1 होता है तो CH4, मतलब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकल आया CH4। अब ऑप्शन देखें कौन सा है CH4, ये रहा C। तो इसी तरह से आपने जो है बाकी पास पेपर में देखने, पास पेपर में इससे बहुत ज़्यादा सवालात आए, इस तरह से मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब आपने पास पेपर में जाना है और पास पेपर में आपने जो है इसका इसके इस तरह से क्वेश्चन करने, आपके ये होमवर्क ही कि आपने अपने अपने प्रोविंस के पास पेपर से इस तरह के सारे क्वेश्चन करने, अपनी टेक्स्ट बुक में भी आपने देखना है कहीं इस तरह से क्वेश्चन है तो आपने सॉल्व आउट करना है, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा है अप्रोक्सीमेशन पे चलना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से मैंने अभी सॉल्व आउट किया, मेरे तरीके पे चले, ठीक है। जाहिर ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल कैलकुलेटर वाली वैल्यू आप लाए, ठीक है। देखिए अब फिर भी हमारा आंसर आ गया, जिस तरह से मैं अप्रोक्सीमेशन पे चली थी, मैंने 75 डिवाइड बाय जो 12 किया था, मैंने कहा यार 75 तो नहीं आता लेकिन 75 से छोटी वाली 72 ज़रूर आती है, तो मैंने 6 लिया। अब मुझे पता है 6 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर होगा क्योंकि ये 75 था, इस ठीक है, मैंने 6 ही लिया और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपने करना है। अच्छा, अब 2 एग्जाम्पल हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर आप लोग ये भी होमवर्क आपको मिल सके, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें कह रहे हैं कि कंपाउंड इस कंपोज 0.24 मोल ऑफ आयरन, 0.36 मोल ऑफ सल्फर एंड 144 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मीन 1.44 ऑक्सीजन, ठीक है, 44 नहीं ठीक है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, पूछ रहे क्या एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसमें तो इन्होंने और आसानी कर दी है, इन्होंने परसेंटेज भी करके दे दी है, इन्होंने मोल्स दिए, इन्होंने डायरेक्ट क्या दिया है, मोल्स, मतलब इन्होंने 2 स्टेप करके दे दिया आपको, इन्होंने 2 स्टेप आपको करके दिया, आपको सिर्फ लास्ट के 2 स्टेप करने, मतलब आपको सिर्फ अब इन्होंने ये मोल्स दिए ना, आपने क्या करना है, अपना आयरन लिया, सल्फर लिखा, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। आपने देखा कि इन्होंने मोल्स हमें 0.24 दिए, आयरन के लिख लिए, सल्फर की 0.36 दी, ऑक्सीजन की 1.44 दी है। अब इन तीनों में आप मुझे ये बताएं कि इनमें लीस्ट वैल्यू कौन सी लग रही है आपको, जल्दी से बताएं। 0.24 है ना, तो इसका मतलब थर्ड स्टेप में हमने ये पढ़ा था कि जो लीस्ट वैल्यू होगी वो सबसे डिवाइड हो जाएगी, तमाम मोल से डिवाइड होगी, तो देखो ये डिवाइड हो रही है ना, इन सबसे डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि इन तमाम मोल्स में आयरन वाले मोल सबसे कम है, तो हमने क्या किया, क्योंकि 2 स्टेप इन्होंने करके दे दिए, देखिए या तो वो परसेंटेज दे सकते हैं, तो फर्स्ट वाला MCQs मैंने करवाया है, सेकंड वाला इस तरह से देख सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट आपको मोल्स दे सकते हैं, तो इसका मतलब इन्होंने शुरू के 2 स्टेप आपको करके दे दिए, उन्होंने परसेंटेज भी वाला स्टेप भी करके दे दिया है, मोल्स वाला भी। अब आपने सिर्फ वो लीस्ट नंबर वाला करना है, जैसे कि इन्होंने ये मोल्स दे दिया, अब इसमें आपने देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, आपने देखा कि आयरन वाला है, तो आपने उसी को 0.24 को सबसे डिवाइड कर दिया, अब इसको काटे, ये तो पूरा कट के 1 आ जाएगा। आयरन का देखे एटॉमिक रेशो 1 आ गया, सल्फर का देखे 0.24 है, 0.36, इसमें कितने उसका डिफरेंस है, इसमें 0.5 का डिफरेंस है, तो आपने 1.5 लिख दिया। इस तरह से इसको देखे 0.24 को 1.44 से आता है तो 6 आया। अच्छा, ये पॉइंट वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आप समझ ले, ठीक है। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपको बस 6 आया। अब आप देख रहे हैं आपको क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। मैंने क्या कहा था 4 स्टेप में, आपने देखना है कि अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर में आ रही है 1 2 3 4 फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में आ रही है तो फिर आपने उसको होल नंबर में कन्वर्ट करनी होगी। तो अब आपने इसको होल नंबर में कन्वर्ट करनी होगी। अब आपने क्या किया, आपने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको 2 से सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 से 2 हो जाएगा, और 1.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 2 6 12, ठीक है। तो ये 2 3 12। अब आपने देखना है कि इस फार्मूले में आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन है, इसमें देखें कि 2 3 12 किस में, 2 3 12 ये रहा डी में है, तो इसका मतलब हम करेक्ट ऑप्शन डी है। देखिए कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, बस हमने जो मोल्स दिए थे उसमें लीस्ट तलाश किया मोल और उसे डिवाइड किया
और डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि यार होल रेशियो किसी भी एक की, ज़रूरी नहीं है कि सबकी आए, किसी भी एक की अगर होल रेशियो जो है, एटॉमिक रेशियो जो है, सॉरी एटॉमिक रेशियो अगर होल नंबर में ना आ रही हो, फ्रैक्शन में आ रही हो, तो हमने उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करना है? किसी भी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर देना है ताकि वो होल नंबर में आ जाए। जैसे 1.5 था, जब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 और ये पॉइंट से कट गया, तो इसका मतलब 1.5 एक होल नंबर में आ सकती है। तो हमने कहा कि यार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर तो, ठीक है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 1.5 मल्टीप्लाई 2 3 आया, 2 मल्टीप्लाई 6 12 आया। तो इसका मतलब हमारे पास जो आया है ना, इसका मतलब कि आयरन जो है वो 2 है और सल्फ़र जो है वो 3 है और ऑक्सीजन जो है वो 12 है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन है ना। तो इसमें कौन सी कबाहत है? अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि भाई आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम इसको तो हम डिवाइड करके 1 लिख देंगे, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताती हूँ। देखिए 0.36 है और 0.24 है ना। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड करना देख लें, ठीक है, ये किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए 0 पॉइंट मैं आपको इस वजह से करवा रही हूँ कि फिर होमवर्क भी देना होता है, फिर आप लोग ये बहाने चलेंगे कि हमें आ नहीं रहा था। मैंने तरीकाकार मैंने आपको एमसीक्यू समझा दिया, मैं आपको ये इसकी डिवीजन समझा रही हूँ कि किस तरह से ये 1.5 आया। देखिए ये 0.0 ऊपर और नीचे दोनों से 0.05 कट गया। अब देखिए 24 है, 36 है, 2 का टेबल पर 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 2 8, 2 1 2 एक इधर गया तो 2 8 16 हो गया, ठीक है। अब 2 6 12, 2 9 18। अब 3 का टेबल पर है, 3 2 6, 3 3 9। मतलब अब ये क्या हो गया, 3/2 हो गया। अब 3/2 को जो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास किस तरह से 2 1 2, 2 1 2। अब यहाँ पे ये 3 है तो मतलब 1.5 समथिंग आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये 1.5 आया यहाँ पे सल्फर का। आप समझ आ गई किस तरह से आया है? इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसका बताती हूँ कि ये 1.4 और 0.24 से किस तरह से 6 आया। देखिए 1.44 और क्या है 0.24। अब इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको आप जो है ना इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर इधर आगे आ जाए, एक डिजिट आगे, तो ये पॉइंट भी एक डिजिट आगे आ जाएगा। मतलब ये किस तरह से बन जाएगा 14, क्योंकि पॉइंट इधर आ गया, ऊपर से भी एक डिजिट आगे आ गया और नीचे वाले वैल्यू से भी क्या हो गया, एक डिजिट आगे आ गया। मतलब इस तरह से हो गया, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं। अब ये देखिए 2.4 हुआ, ये 14.4। अब 2 के टेबल में 14 आता है, यस। 2 1 2, 2 7 14। मतलब आपका आंसर जो है ना इसमें 6 है। अगर आप 7 भी पुट करेंगे तो एट द एंड जो है यहाँ पे अगर आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 14 आएगा ना। अब देखिए इसमें कोई 14 नहीं है, लेकिन 2 अदद मैच कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है फिर भी आपका आंसर डी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन से चल सकते हैं। देखिए मैंने फिर कहा कि यहाँ पे जब हमने किया 2 1 2 2 7 14 आया, तो हम यहाँ पे 7 जब लिखेंगे तो हम जब 2 से होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। मतलब तब हमारा जो है ना आयरन कितना आएगा 2 और सल्फर कितना आएगा 3 और ऑक्सीजन कितना आएगा 4। जाहिर से बात है 7 है ना, तो 2 7 14। अब ये दोनों तो सेम है डी की तरह, और एक 14 है, यहाँ पे 12 है, तो दूसरा कोई ऑप्शन लग रहा है नहीं, तो जाहिर सी बात है यही होना है, ठीक है। ये आपने सॉल्व करने के लिए इसको अप्रोक्सीमेशन में रखा और 2 अदद अगर सेम भी आ रहे हैं तो यही ऑप्शन है, फिर भी यही ऑप्शन है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका होमवर्क है, आप लोग करके आइएगा। इसी तरह से आपके 5 पेपर में होंगे कि मोल्स दिया होगा और आपसे एम्पिरिकल फार्मूला पूछा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कंपाउंड हैज़ मोलर मास। अब यहाँ पे मोलर मास दिया है, ठीक है। मोलर मास कितना दिया है 84 ग्राम पर मोल, और एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला आपको दिया है और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहे हैं। याद करें फर्स्ट वाली वीडियो में मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको ये वाला लिखवाया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन। एन जो है ये क्या है, इंटीजर है, ये इंटीजर है। और एम्पिरिकल फार्मूला, अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो आपको दिया है CH2N, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं या नहीं। कार्बन 12 और ये 2 और नाइट्रोजन 14, कितना आया 28। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मास इसका 28 आया। अब आपने ये एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लिया 28, ठीक है, ये चीज़ आपकी निकल गई। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है ना 24, तो आप जस्ट क्या करेंगे, ये फार्मूला आपको याद है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N
मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, मतलब मोलर मास कह ले, और एम्पिरिकल फार्मूला दिया। आपने एम्पिरिकल मास निकाल लिया, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास आपको दिया है, तो आप इंटीजर निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल सकते हैं ना। तो आपने क्या किया, आपने इस फॉर्मूले को अरेंज किया, ये एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू के उस तरफ क्या आया, डिवाइड में आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया था, 84, और एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने कितना निकाला, अभी जो निकाला था कितना निकाला, 28। तो अब इसको डिवाइड करके आपके पास आंसर क्या आया, 3, मतलब आपके पास इंटीजर 3 आया। अब बस क्या करना है, कुछ भी नहीं, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका इजीली निकल जाएगा। किस तरह से निकलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दे एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला क्या दिया था, CH2N दिया था, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये C3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा, और ये N2 हो जाएगा। तो देखें क्या कबाहत थी इसमें, आपने इंटीजर निकाल लिया, और इंटीजर आपको 28 है ना, 28 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। तो इस तरह से जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास इंटीजर 3 आया। अब जो है हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले को, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको निकालना है तो इंटीजर आपके पास 3 आया है, आपने उसको जो एम्पिरिकल फार्मूला था CH2N उससे जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला आया, C को जब कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो C3 आया, H2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, N को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, N3। तो ये आपके पास क्या आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसमें देखें कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। वो बच्चे जो लकीर के फ़कीर होंगे उन्होंने डी, क्योंकि डी ऑप्शन टिक हुआ है तो वो डी समझ होंगे, नहीं बेटा ये आपको चेक करने के लिए था। C3H6N3 बी आंसर होगा, ठीक है। सो किस तरह से लगा आपको, कितना इजी करके मैंने समझाया आपको। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है और एम्पिरिकल फार्मूला दिया है तो सबसे पहले तो आपने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद आपने इंटीजर की वैल्यू निकाल ली, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, 3, इंटीजर आ गया। अब जब भी आपके पास इंटीजर आ गया तो कुछ भी नहीं करा, उस इंटीजर को आपने एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने मल्टीप्लाई किया 3 को CH2N से तो आपके पास ये C3H6N3 आया, ये 3 है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। देखें इस तरह से, ये देखें इंटीजर था और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था, और इसे मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ गया। तो मुझे बताएं कि किस तरह से आपको ये सीरीज़ लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं। अगर कुछ भी आपको इसमें ऊपर नीचे लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो आपका होमवर्क क्या है कि इस तरह के और ऊपर जो मैंने करवाया उस तरह के जो है आपने पास पेपर से सॉल्व आउट करने, या आपके MCQ जो जितने भी पास पेपर में आए, जो आपके पास प्रैक्टिस बुक है आपने प्रैक्टिस करनी है डेली टू डेली। जो भी मैं टॉपिक करवाया करूँ उससे रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और ये वाली तो आपने करनी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और जिस तरह से मैंने डिवाइड करने का अप्रॉक्सीमेशन तरीका बताया ना यहाँ पे, वो कोचिंग में आपको एकेडमी में नहीं बता रहे, तो मैंने बाकायदा आपको बताया कि भाई इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपने ये वीडियो देखी, ये लेक्चर देखा, तो अब आपने खुद से वो जो मैं करवा रही हूँ ना उसी तरह से आपने अपनी कॉपी में करना है। जब आप अपनी कॉपी में करेंगे ना तभी आपके ये फास्ट हो पाएंगे, और ना अदरवाइज तो फिर आप एग्ज़ाम में आपको सब कुछ आ रहा होगा, फार्मूला भी पता होगा, लेकिन आपको जब सॉल्व करना ही नहीं आ रहा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हो सकता। इस वजह से प्रैक्टिस करें। जो मैंने इस तरह से यहाँ पे आपको डिवीजन समझाई, मल्टीप्लिकेशन समझाई, जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह से आपने 2-3 दफ़ा अपनी कॉपी में करना है। और जब इन तीनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, 3-4 एग्जाम्पल दी, उसके बाद आपने पास पेपर निकाल के उससे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम मोल्स को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा है, हेल्पफुल लगा है, तो मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, ठीक है। अदरवाइज़ तो ऐसा है कि फिर तो आपने हक ही नहीं अदा किया, ठीक है। तो बस यहाँ पे एंड करते हैं। अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।